दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए हाजिर हैं पार्ट नंबर 134 लेकर के, जो कि एनटीपीसी का पिछला पेपर प्रीवियस ईयर जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम चित्र भी देखेंगे अगर कोई चित्र वाला क्वेश्चन है, और उसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो रिपीट हुए हैं, पिछली बार पूछे गए थे और इस पेपर में भी पूछे गए थे, यानी कि 2018 और 19 की वैकेंसी में रिपीट हुए थे, वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन साथियों, अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाएं। देखो 25 तक करवा चुके थे, इसके आगे से देखते हैं 26 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, यानी कि सबसे कम शहर है वहां पर, कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग, ये तो बात हो गई कम शहरीकृत। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, यानी कि सर्वाधिक कच्ची सड़कें देखने को किस राज्य में मिलती हैं? आप लोग बताने की कोशिश करना। अगर आप कहते हैं तो ऑप्शन भी देता हूं आपको: बंगाल, बिहार और उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, इन चार में से आपको बताना है कौन सा सही है। अब दोस्तों देखो, बिहार है तो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में है नीतीश कुमार जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं हाल ही में अभी नए बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। इससे पहले वो केरल के थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। असम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा, और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, इसके हैं जो सुखविंदर सिंह यहाँ पर हैं मुख्यमंत्री, और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और रघुवर दास जी हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है, तो मैंने चारों बता दिए, आप लोग इनको भी याद रखना। उस संख्या का चयन कीजिए जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि ये सीरीज दे के रखी गई है। अब बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो देखो, पहले इसको देखो, 14 दूनी 28, और 28 से यहाँ पर क्या हो गया है, ये गुणा हो गया है 3 का। देखो 14 गुणे 2 करोगे तो 28 आएगा, 28 गुणे में 3 करोगे तो 3 8 24, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 84। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि पहले 2 का गुणा फिर 3 का गुणा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 का गुणा, यानी कि 84 में से 4 का गुणा करना है। ठीक है, तो 4 चौक हो जाएगा 16, 4 8 32, 1 हो जाएगा 33, यानी कि 336 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 336। यही पूछा था, ऑप्शन नंबर दूसरा दे के रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखो 2 3 4, अब इसके आगे भी पूछा जाए तो आएगा 5, लेकिन यहाँ पूछा है तो वही आएगा 336। परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना को पीकेवीवाई लिखते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कृषि विकास योजना जो कि परंपरागत है, उसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में सही है पढ़ते हैं और फटाक से जो मिल गया पहला ही ऑप्शन करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है अरे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, सही नहीं है बताना है। तो इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ये बात तो देखो सही है। अगला है कि 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत है दोस्तों, इसकी बात नहीं हुई थी। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ये बात भी सही है, जैविक खेती बढ़ावा जाए, बढ़ावा मिले उसको। ठीक है, इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था, तो ये बात भी सही है। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो कि ये पेपर आपका हुआ था 2021 में, लेकिन वैकेंसी कब की थी, 2019 की। आपको याद होगा एनटीपीसी की वैकेंसी, तो वही पेपर है। अब 2019 का पेपर 21 में हुआ, लेकिन पूछा कब का गया, 2015 में जो योजना लाई गई थी। ऐसा पता है क्यों पूछा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जब कभी कोई सरकार होती है और वो पहले भी वही रही हो और बाद में भी वही हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री हमारे क्या थे, 2015 में भी वही थे और 2021 में भी वही थे, तो उनकी योजनाएं कैंसिल नहीं करी जाती हैं, उनको हटाया नहीं जाता, वो चलती रहती हैं योजनाएं, तो वो तब भी ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो जैसी योजनाएं हैं पिछली 2015-14 से लेकर के अब तक जो मेन है, उनको आप लोग याद रखना, हो सकता है दोबारा फिर से रिपीट कर दी जाए।
अच्छा आप लोग बताओ जरा दोस्तों, मैंने तो बता दिया इसका ऑप्शन। आप लोग बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन है, 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों पर इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी, यानी कि जितना तो गाय पा सकती थी उतना, उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी। तो घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी, यानी कि कुछ हिस्सा जो गाय नहीं खा पाई थी, उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी? यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है। अब देखो कहना क्या चाहता है। गाय है दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर बंधी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई गाय बंधी होगी, वो क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक का चर डालेगी, ऐसा। उसका एक खूंटा होगा यहाँ पर, और एक यहाँ होगी, वो ऐसे ऐसे हिस्सा चर डालेगी। दूसरा ये वाला चर डालेगी, क्योंकि 4 गाय है ना यहाँ पर, देखो चारों कोनों पर ये हिस्सा चर जाएगा। तो बच बिना चरा हुआ जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला, यही तो बचेगा बिना चरा हुआ हिस्सा, ये वाला। तो ये बताना है इस एरिया का जो चारा है वो कितने दिन तक गाय खाएंगी, जो बचा हुआ है अगर इसको काट कर डाल दिया जाता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, यानी कि ये गोला है, ये गोला और ये, अगर इन चारों पार्ट को मिला दिया जाए तो एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। ऐसे करके भाई इसका एक हिस्सा ये होगा, दूसरा ये होगा, ऐसे लाइए, ऐसे करके होंगे 4 हिस्से। तो इसका मतलब कि हमें अगर ये निकालना है कि इसमें से इसका एरिया कितना है, तो देखो एरिया क्या होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर यानी कि त्रिज्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी कि इसकी भुजा माफ कीजिएगा 28 है, तो 28 है, यहाँ पर भी 28 है और इधर भी 28 है, ये पूरा इधर भी 28 है। तो आप बताओ कि ये अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये त्रिज्या ही तो होगी इसकी, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों को मिला करके 28 हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 28 होगा, इतना आधा 14 ये हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 14 ही तो होगी। सेम यहाँ पर भी 14 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। तो मैं कहूंगा वृत्त की त्रिज्या 14, यानी कि 14 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर, आर मतलब 14 गुणे में 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 गुणे में 14 कर दो, तो ये हो जाएगा 14 × 42, 4 × 56, 5 बचेगा, फिर 56 और 56 5 61, यानी कि 616 ये पूरा एरिया है इसका, जो गाय चर डालेंगे। तो अब देखो 616 जो एरिया है दोस्तों, इसको कह रही है कि 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, यानी कि ये कह सकते हो 616 जो खाना है ये 22 दिन में खा डालती हैं। तो इनका हम निकाल सकते हैं कि कितना एक दिन में खाती होंगी। तो मैं कहता हूं 616 बटे में 22, आप इसको कर दो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 6 बचेगा, 11 छक 66 और ये 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 बचेगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि एक दिन में 28 चारा खाती हैं, क्या कह लो 28 कुंटल चारा लग जाता है। इसका एरिया मैं लिख देता हूं जो आया था 616, ये एक का नहीं है, चारों मिला के मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 616, ठीक है, और आया कितना था 28, एक दिन में कितना खाती हैं 28 कुंटल। अब देखो कह रहा है कि जो बचा हुआ एरिया है, तो बचा हुआ कौन सा, यही तो होगा। तो अब हम कर क्या सकते हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इस वृत्त वाले का घटा दो, तो यही बचा हुआ आ जाएगा। तो आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 28, यानी कि 28 गुणे में आप 28 कर लो, आ जाएगा 784। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है स्क्वायर की तो मैं लिंक यहीं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप भी सीख जाओगे तुरंत करना। तो ये हो जाएगा 784। अब ये 784 दोस्तों तो पूरा एरिया निकला हमारे यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें से जितना चर डाला है ये हटा दो, 616 चर डाला है तो 616 हटा दो आप, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारा एरिया, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास एरिया 168। तो 168 एरिया है। यह कह सकते हो कि एक दिन में 28 चारा खाती हैं या 28 कुंटल लगता है, तो 168 कितने दिन तक चलेगा, यही तो बोला गया था, कितने खिलाने के लिए पर्याप्त होगी। तो बस 168 बटे में आप 28 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। फिर अगर आप शॉर्ट में करना चाहते थे तो मैंने जहां पर आपको बताया था कि 616 जहां से हम लेकर आए थे, ठीक है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी करा सकते थे, ठीक है, तो जगह कम है इसलिए मैं इसको पूरा इतना ही लिख देता हूँ, बाकी मैं हटा देता हूँ यहाँ का, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको काट लो आप, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 बचा, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन में दोस्तों इस हिस्से को चर डालेंगी गाय,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में तुरंत नहीं लटक जाना कि आप तुरंत इसी को सॉल्व करने लगना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये बाद में करने वाले होते हैं। आप पहले आसान आसान करते जाओ, बाद में अगर आपके पास जो टाइम बचता है 10-15 क्वेश्चन जो आप छोड़ते हो बाद के लिए, उनमें ये सॉल्व किया करो ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा लेंथी में आता है। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें सही वाला बताना है। ये कह रहा है इसे रूस ने विकसित किया था, तो दोस्तों रूस ने नहीं विकसित किया था, इसको अमेरिका ने विकसित किया था, तो ये तो गलत हो गया। अगला है पर्वत और बिल्डिंग्स ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, तो ये भी सही, ये सही है, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि पर्वत पहाड़ की वजह से डैमेज होता है। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम है, तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो होता है जीपीएस का वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि अगर गैलीलियो की जगह में होता ग्लोबल तो सही हो जाता, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये सही होता, लेकिन अब गलत है। इसका पूर्ण रूप हमने बता ही दिया कि फुल फॉर्म ये होता है, तो बाकी का सवाल ही नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। केवल सही कौन सा है? दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यानी कि कहना चाहता है विश्व बैंक का जो गठन है इतने में हुआ था, लेकिन मुख्य जो मुख्यालय है विश्व बैंक का वो कहाँ है? तो ये है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है? आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। और आईएमएफ का फुल फॉर्म भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो आईएमएफ का मतलब होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, एम से मॉनेटरी और फंड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका जो फुल फॉर्म है। और इसमें दोस्तों जो आईएमएफ है विश्व बैंक में कुल 151 देशों का संगठन है, यानी कि कुल कंट्री कितनी है? 100, माफ कीजिएगा, 191 है कुल कंट्री। और इसके अध्यक्ष पूछे तो मैंने लिख दिया क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में। हो सकता है कि आपसे इस बार पूछ लिया जाए, चांसेस हैं, याद रखें आप, अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिया। दोस्तों एक थ्योरम हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखो यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, तो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई का मान ज्ञात करिए। तो देखो इसमें हमेशा क्या है कि यहाँ पर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई है, तो ऊपर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा दो एक्स वाई जेड से। जैसे देखो एक्स स्क्वायर है, मैं इसको एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई कराऊंगा और नीचे वाई जेड लिखा है, तो आप बताओ वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर वाई क्यूब और जेड क्यूब हो जाएगा, होगा ऐसे, यानी कि कुल ये मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और प्लस का हो जाएगा जेड क्यूब। नीचे तो देखो पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है? ब्रैकेट में वाई जेड ऐसे था तभी तो कटा होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना इसका पूरे का मान जो होता है वो होता है 3xyz और नीचे लिखा है xyz, तो xyz से xyz कट जाएगा, बचेगा ऊपर 3, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, 3 आंसर आएगा। तो ये थ्योरम आप चाहो तो याद कर लो, डायरेक्ट आप 3 में आंसर कर देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे, ठीक है? और हो सकता है आप में से कुछ विष्णुगुप्त ना जानते हो, लेकिन इनका दूसरा नाम जैसे ही बताऊंगा आप तुरंत पहचान जाओगे। इनका दूसरा नाम क्या था? चाणक्य था, आप समझ गए होंगे, चाणक्य। और इनका दूसरा एक नाम और था कौटिल्य, ठीक है? मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर कौटिल्य। तो ये पूरे उन्हीं के नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोस्तों कई किताबों में यह भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 50 वर्षों के बाद इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है? पहले तो इनके शिष्य रहे हैं, लेकिन जैन धर्म को बाद में उन्होंने 50 सालों के आसपास अपना लिया था। तो स्कंदगुप्त देखो, जो स्कंदगुप्त थे ये गुप्त सम्राट थे, ये भी याद रखना, ठीक है? और अगला देखो यहाँ पर विष्णुगुप्त मैंने बता ही दिया। और विष्णु शर्मा जो दोस्तों है ये एक संस्कृत के लेखक थे, याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है संस्कृत लेखक थे वो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी एक रचना है पंचतंत्र, ये भी विष्णु शर्मा की है, 1-2 बार पूछी गई है, इसलिए मैंने बता दिया, इसको आप याद रखना। वहीं पर देखो दोस्तों जो कल्हड़ है, इनकी एक रचना पूछ ली जाती है बहुत ज्यादा, रास तरंगड़ी, ठीक है? रास तरंगड़ी ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रास तरंगड़ी में अगर पूछ लिया जाए किसका वर्णन है, तो कश्मीर का वर्णन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी जो शासक थे हर्ष,
उनके ये कवि थे, दरबारी कवि थे, तो इसलिए वो वहीं का वर्णन करते थे। तो रास तरंगी जो इनकी रचना है रास तरंगिणी, इसमें कश्मीर का ही वर्णन दिया गया है। अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे कि जैसे इसका संबंध इस वर्ड से है, ठीक वैसे ही किस ऑप्शन में लिखा गया है कि ऐसे ही संबंध बताया गया हो। तो देखो जैसे डी डब्ल्यू लिख दिया गया है, तो ये लिखा कैसे गया होगा? ठीक है, इस प्रकार से मैंने एबीसीडी लिख दी ताकि आप समझ जाओ। जैसे देखो यहाँ पर डी को डब्ल्यू लिखा गया है, तो देखो डी का डब्ल्यू उल्टा होता है, वैसे ही एम को एन लिखा गया है, तो एम कहाँ पर है? ये है, इसका उल्टा लिखा गया है। ओ को एल, यानी कि ओ का एल उल्टा। ये तो बात समझ में आ गई कि अब अपोजिट हमको लिखना है। अब देखते हैं किसमें अपोजिट है। देखो सी का क्या दिया है? सी का एक्स, तो ये बात तो सही है, सी का एक्स है। एफ का यू, एफ का यू दिया है, ये भी सही है। एच का टी, तो एच है और एच का उल्टा एस होता है, ना कि टी, तो ये तो गलत कर दिया इसने। अब अगला वाला मैच करो, जेड का ई अपोजिट होना चाहिए। तो देखो जेड जो लिखा है, यहाँ पर जेड लिख लो, थोड़ा रह गया था मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो जेड का अपोजिट ई होता है, तो जेड का अपोजिट तो ए होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गए दोनों। ठीक है, अब अगला देखो इसमें से डी का अपोजिट ई, तो डी का डब्ल्यू होता है, ये तो गलत हो गए तीनों ही। तो बचा हुआ ऑप्शन चौथा ही सही होगा। और पेपर में आपको चौथा वाला चेक नहीं करने लगना है, ठीक है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। तीन अगर गलत हो गए तो चौथा निश्चित तौर से सही होगा, उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना। लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा ही प्रूव करके बताऊंगा। जैसे देखो जी का टी होता है अपोजिट, तो देखो यहाँ पर जी का अपोजिट टी है कि नहीं है। एच का एस दिया है, तो एच का अपोजिट एस है कि नहीं है। आई का आर दिया है, तो आई का आर है कि नहीं, यहां से देख लो आप। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ये जारी करता है दोस्तों विश्व बैंक समूह जो होता है, वर्ल्ड बैंक जो पूरा समूह होता है, वो जारी करता है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बोला जाए कि ईज ऑफ इंडेक्स बिजनेस डूइंग में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इस साल दोस्तों 2024 में रही है रैंकिंग इसकी 63। और कितने देशों में? 190 देशों में, यानी कि कुल देश 190 हैं, उसमें से भारत की रैंकिंग है 63 नंबर की। ठीक है, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप बताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, कितना उनकी करंट अफेयर कितना उनका जीएसजी के तैयार है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? यानी कि 10 साल का समय है और दोगुनी हो जाएगी। अगर हमारे पास 100 रुपए है, दोगुना होने का मतलब है कि 200 रुपए हो जाएगी। तो आप बताओ हमारा मूलधन अगर पी यानी कि 100 रुपए रहा होगा, तो आप बताओ बढ़ा कितना? तो बढ़ा होगा 100 रुपए भाई, 200 में से 100 घटा दो, तो इसका मतलब 100 रुपए जो बढ़ा है वही हमारी एसआई हो जाएगी। समझ गए आप? तो इसका मतलब हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अगर हमने 1 रुपए जमा किया तो हो गया है 2 रुपए। 2 रुपए में से 1 रुपए प्रिंसिपल और 1 रुपए हमारा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इक्वल पी इंटू में आर इंटू टी अपान का 100 होता है। एसआई का मतलब है कि 1 रुपया, तो हम 1 रखते हैं, आप 100 रख कर भी कर सकते हो तो भी आ जाएगा। पी प्रिंसिपल हमने कितना माना? 1 रुपए, गुणे में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, ब्याज की दर, तो आर ही लिख दो। इंटू में टी 10 साल की बात हो रही तो 10 लिख दो, और नीचे में आ जाएगा 100, इससे ये कट गया। आर एकम आर तो एक ही आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंह चतुर्भुज स्तंभ यानी कि लाइन कैपिटल पिलर कहां पर स्थित है? तो ये है दोस्तों सारनाथ, और सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में है, आप लोग याद रखना, ठीक है, वाराणसी में स्थित है। तो ये स्थित है सारनाथ, आप देख सकते हो इसमें से 4 शेर हैं, आप तो कहेंगे 3 ही दिख रहे हैं, तो एक पीछे की साइड पे वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 4 शेर हैं, और इसमें तिल्लियों की संख्या आप लोग बताओ, मैंने एक वीडियो में बताई थी, तो अगर आपको याद हो तो आप लोग बताओ कुल कितनी तिल्लियां हैं इस पर। एक और भी है, देखो अगर आप तिल्लियां नहीं गिन पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा ऐसे जूम कर देता हूँ। अब आप लोग बताओ कितनी तिल्लियां हैं यहाँ पर। और ये दोनों मेरे पास फोटोज थी, तो मैंने दोनों ही आपको दिखा दिया है, सारनाथ में बने हुए जो शेर। बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, अगर हिमाचल प्रदेश का संबंध धर्मशाला से है तो महाराष्ट्र का संबंध किससे है? तो देखो हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी है शिमला, लेकिन एक और है शीतकालीन राजधानी, क्या है? धर्मशाला। तो वहीं पर महाराष्ट्र की राजधानी तो है मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र की शीतकालीन अगर पूछा जाए दोस्तों, तो आपको बताना है नागपुर। ये भी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको।
उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो ये है दोस्तों कबीर जी का। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अच्छा आप लोग बताओ कि कबीरदास जी की कोई एक रचना का नाम बताओ। देखते हैं कितने लोगों को अभी भी याद है, जो आप लोग 12th में पढ़ते थे ना, जिन्होंने हिंदी लिखा लिया होगा बीए बीएससी बीए में, तो उन्हें पता भी होगा, बीए वाले जानते होंगे, या इंटर में तो पढ़ते ही हो आप लोग। तो आप लोग बताओ कबीर की कोई एक रचना का नाम बताओ। कक्ष के रण कक्ष महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत बताना है। तो देखो यह एक मीठे पानी की झील है, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि मीठे पानी की झील नहीं दोस्तों कच्छ रण, वो है क्या, खारे पानी की झील कह सकते हो, जो कच्छ का रण है। ठीक है। अगला है यह कच्छ वासियों के द्वारा बसाया गया है, तो ये बात तो सही है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवड़ी दलदल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लवड़ी है का मतलब है खारा है, नमकीन है, और एक दलदली मिट्टी है यहाँ पर, तो ये बात भी सही है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, तो ये बात भी सही। राजहंस जो पक्षी होते हैं, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के दिखते हैं, और यहाँ पर कच्छ के रण में बहुत सारे होते हैं। ये देखो आप लोग, ये राजहंस पक्षी होते हैं जो कि बहुत सारे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर दलदली मिट्टी है, तो यहाँ पर ये रहते हैं, कीड़े मकोड़े, मछलियां खाते हैं खास करके, तो कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। एक और फोटोज है मेरे पास, ये भी आप देख सकते हो। ये सारे के सारे राजहंस पक्षी हैं, कितने सुंदर से लगते हैं ये देखने में। ठीक है, तो एचडी फोटो आपको देखने को मिलेगी। मेरी कोशिश रहती है कि साफ से साफ फोटो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। क्वेश्चन है √0.04 प्लस ऐसे करके ये दिया है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसके मान के लिए देखो, पहले मैं इसी को लेता हूं, पहले वाले को। तो ये लिखा 0.04 अंडर रूट है, तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, पॉइंट हटाता हूं, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 0, तो यानी कि 2 0 नीचे लग जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4/100, अंडर रूट के अंदर है, और बाहर निकालेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 आ जाएगा, और 100 को 10 × 10 यानी कि 10 आ जाएगा, तो 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अभी इतना ही रखो, काटो मत, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। तो 2/10 लिखा है, लिख सकते हैं आप इसको। तो पहले देखो, तो इतना तो हो गया 2/10, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2/10। ठीक है, अगला देखो, ये 10 है। अगला है 144, तो 144 हमें पता है कि 12 का होता है, और 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 12 और बटे में नीचे आएगा कितना, 10 आएगा, क्योंकि ये नीचे पॉइंट होंगे, तो फिर आ जाएगा 12/10। तो इसको भी आप लिख दो 12/10। इसको और पास करता हूँ क्योंकि जगह कम हो जाएगी फिर, तो प्लस का ये हो जाएगा 12 और बटे में 10 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो 169 हमें पता है कि 13 का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/10 लिख सकते हैं। प्लस अगला देखो, ये है 0.99 ऐसे करके दिया है, तो 9 और बटे में पॉइंट के बाद कितने डिजिट, तो 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का मतलब आधे डिजिट बचेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ 4 डिजिट। ठीक है, अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 3, क्योंकि अंडर रूट 3 9 का होता है 3, तो यहाँ पर 4 में से 2 जीरो बचेंगे, यानी कि हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 100, तो हो जाएगा 3/100, इतना लिखो। पहले आप इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करने का मतलब हुआ कि देखो सब में 10 10 नीचे है, तो ऊपर वालों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 12 2 14, और 14 13, 13 दूनी 26, 1 27, 27/10 हो जाएगा, प्लस का 3/में हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप जोड़ दो, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो लिख सकते हैं 2.7, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.03। ठीक है, तो इसको जोड़ दो आप, तो ये इसको 7 मान लो ऐसे करके, तो ये आगे बन जाएगा 2.73 बनेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, चौथे वाले में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये लिखा हुआ है। यदि 1 + tan A 1 + tan B = है, तो tan A + B का मान ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, इसको पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट, tan A और इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस लगा दो, 1 का मल्टीप्लाई tan B में तो आ जाएगा tan B, वैसे ही इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस का tan A, ये आ जाएगा ना यहाँ पर, और अगला हो जाएगा प्लस लगा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ tan A और tan B हो जाएगा। इक्वल में क्या है, 2 दिया है, ये 1 को आप इधर भेज दो -1 करके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan A मैं सीधा करके लिख देता हूँ tan A प्लस का tan B, और यहाँ पर लिखा है प्लस tan A और tan B, इक्वल में है 1। तो अब इसको tan A tan B को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 - tan A tan B। ठीक है, अब इसके गुणन में क्या मान सकते हो, गुणा में 1 मान सकते हो। अब इसको अगर हम इधर भेजते हैं तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 1 - का tan A और आ जाएगा tan
बी इक्वल में 1, यानी कि इस पूरे का मतलब 1 हो जाएगा। और tan a प्लस बी का फार्मूला भी यही होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी दोस्तों जहांगीर ने। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है हमारा, जहांगीर ने दिया था। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो अकबर थे, ठीक है, अकबर के बेटे का क्या नाम था, उसके पुत्र का क्या नाम था अकबर के, लोग बताओ कमेंट सेशन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4 और 7 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण की मापों का अंतर ज्ञात करिए। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज मान लो कुछ इस प्रकार के, एक ऐसे भी मान लो, इसकी जो भुजाएं हैं कुछ ऐसे ऐसे भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है, यानी कि 4 भुजाएं होंगी कुल मिला के, ऐसे ऐसे कैसे भी मान लो। ये कोण, ये और ये चारों का योग अगर हम देखेंगे तो ये दोस्तों योग आता है हमेशा 360, हमारे हिसाब से 360। यहाँ पर अनुपात का योग 3 1 4 4 4 8 7 15, तो ये आ जाएगा 15। तो 15 की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, यानी कि 24। मापों का अंतर, लेकिन किसका, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कोण क्या है 7, जो अनुपात में बड़ा वही रियल में बड़ा। 7 माइनस छोटा, छोटा मतलब कि 1, 7 में से 1 गया यानी कि 6, तो 1 की वैल्यू 24, तो 6 की वैल्यू 6 से गुणा यहाँ तो इधर भी, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। आगे देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों विटामिन ए से। तो ऑप्शन पहला दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जब कभी भी बात आ जाए कमजोर दृष्टि आंखों की, तो हमेशा समझ जाना कि आंखों के बारे में बात हो रही है, तो विटामिन ए की बात हो रही है। अच्छा स्रोत विटामिन ए का जो दोस्तों होता है वो होता है मछली का लिवर खा सकते हैं आप, या अंडा खा सकते हैं, या खासकर पीले फल खा सकते हैं। पीले फल में क्या आता है, जैसे केला हो गया, और इसके बाद पपीता, ये सारे आते हैं। वहीं पर विटामिन के, तो विटामिन के स्रोत होता है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर आप खा सकते हो सोयाबीन, ठीक है। वहीं पर विटामिन के की कमी की बात करें तो इससे क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर इसकी कमी है आप में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जैसे आपको कोई चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड आपका निकलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो ये होता है विटामिन के की कमी से। वहीं पर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जब भी आए तो समझ जाना आपके दांतों की, यानी कि मसूड़ों की बात हो रही है, ठीक है। मसूड़ों में क्या होता है कि जब ब्लड आता है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है, समझ जाओ विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी के लिए आप खट्टी चीज़ें खा सकते हो, खट्टे फल खा सकते हो, और साथ ही जो सबसे अच्छा होता है वो आंवला पाया जाता है। यानी कि अगर आप आंवला खाते हैं तो भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाती है, जो कि सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। आप लोग जरा बताओ कि जो विटामिन है ए के सी ऐसे करके, तो कुल विटामिन कितनी होती हैं? ए के सी और जो भी बची हैं, टोटल विटामिन्स बताओ आप कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। नंबर बताना है, 5 6 7 जो भी है बताना है आपको। तो विटामिन बी है, बी को केवल एक मानोगे, B1 B5 वाला नहीं काउंट करोगे, आप बी मान के बताना, ठीक है। अब बताऊँ, एक विक्रेता एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखो, लाभ प्रतिशत के लिए हमेशा फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है जितने रुपए का प्रॉफिट यानी कि लाभ, CP क्रयमूल्य जितने खरीदता है और गुणे में 100। तो आप बताओ कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए लाभ कितना हुआ, 500 रुपये लगाए थे और बेचने पर उसको 550 रुपये मिल गए, तो एक्स्ट्रा कितने मिले, 50 रुपये मिल गए। भाई 500 तो उसने लगाए थे ना, अब 550 मिले हैं तो 50 एक्स्ट्रा, यानी कि प्रॉफिट बटे में यहाँ पर CP का मतलब खरीदा कितने का था, तो 500 का, तो यहाँ लिखेंगे 500 गुणे में 100, तो 00 से 00 कटा, बचेगा हमारे पास 50 बटे में 5, काट दो इसको, तो बराबर आ जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आज हमने कवर कर लिए हैं 50 तक के क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, और पहली लिंक होगी, वहां पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप LP टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा दिए हैं ग्रुप डी के जो पूछे गए थे, तो उनको भी आप देख सकते हैं, उनका सोल्यूशन देख सकते हैं।
साथ ही साथ हमने उनको डिटेल से बताया है और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके साथ प्लस पॉइंट हमने बताए हैं, यानी कि और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। और सबसे बड़ी बात, जो करंट अफेयर होता है दोस्तों वो 2024 और 25 के हिसाब से हम अपडेट करके आपको बताते हैं, यानी कि 2019 की भी करंट अफेयर होगी तो हम अपडेट करके 25-24 के हिसाब से बताते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार होते जाएंगे, करंट अफेयर, मैथ्स, जीएस, जीके, रीजनिंग, सब कुछ। तो ये बहुत अच्छी सीरीज है जो आप सबके लिए चल रही है। तो ग्रुप डी की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है, ग्रुप डी की एलपी टेक्नीशियन की अलग से बना दिया है और सबको हमने सीरियल वाइज 1 2 3 पार्ट्स लगा दिए हैं। जैसे आप ग्रुप डी पार्ट खोलेंगे तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके सारे पार्ट्स मिलेंगे। साथ ही रेलवे के इंटरव्यूज़ लिए हैं, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स होते थे कि सर वहाँ पूछे कैसे काम होता है, कितने घंटे हमें ज्वाइनिंग के बाद काम करना पड़ेगा, तो क्या सैलरी होती है, कौन सी बुक से पढ़ें। तो हमने वहाँ जाकर कैंडिडेट से पूछे जो वहाँ पर काम करते हैं, जो न्यू सिलेक्टेड बच्चे थे उनसे पूछे हैं, उन्होंने बताया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियोज़ तो रेलवे इंटरव्यू के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ को सेव कर दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना आसानी से। साथ ही अगर आपका मैथ में कोई चैप्टर कमज़ोर है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथ की भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है गणित वीडियोस के नाम से, वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही हमने कोशिश करी है कि रेलवे में जो चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मैथ में वही हमने कराने की कोशिश की है। अभी कुछ चैप्टर्स बचे भी हैं, उनको अभी हम और करवाएंगे, कोशिश हमारी जारी रहेगी। साथ ही दोस्तों अब आप लोग कोई डाउट है, किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, कहना चाहते हो तो कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे और कोशिश भी करेंगे कि रिप्लाई आपका जल्दी ही दें। चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ और अपडेट होते रहें। तो देर किस बात की, अगले पार्ट की लिंक नीचे है, इसी वीडियो के नीचे क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।